तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक, अब कहीं कहीं इस एजियोट्रोपिक मिक्सचर को केवल एजियोट्रोप्स भी बोला जाता है। सो एजियोट्रोप्स, एजियोट्रोप कहें या एजियोट्रोप्स कहें एक ही बात है, तो मैं सिंगुलर ही चलता हूं। और ये दरअसल एक सॉल्यूशन होता है। दिस इज अ रियल सॉल्यूशन ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप। इस एजियोट्रोपिक मिक्सचर को हम लोग कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर भी बोलते हैं। सो दिस इज कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर या सॉल्यूशन, जो भी आप कहना चाहें, एक ही बात है। सो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर और सॉल्यूशन। तो देखिए भाई क्या होता है ये एजियोट्रोप। नाउ दिस टॉपिक इज अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक, लेकिन इस पर उतना कंटेंट रहता नहीं है जनरली अवेलेबल। देखें, हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको, एजियोट्रोप को। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर पढ़ा जाए उससे पहले थोड़ा सा जो आइडियल मिक्सचर होता है उसके बारे में जानेंगे, तब तुम जो एजियोट्रोप मिक्सचर है उसको ठीक से समझ पाओगे। ठीक, सो लेट्स ड्रॉ कंटेनर और इस कंटेनर में हम क्या करेंगे कि एक बाइनरी सॉल्यूशन लेते हैं। सो ग्रीन पेन से मैंने दिखा दिया है, देयर इज सम लिक्विड ए। सो दिस इज बाय ग्रीन पेन। और पिंक कलर से दिखा देते हैं दैट देयर इज सम लिक्विड बी। सो दिस इज अ बाइनरी सॉल्यूशन। अभी हम लोग एजियोट्रोप की बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा एक आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं। सो दिस इज अ आइडियल सॉल्यूशन। तो क्या होता है भाई आइडियल सॉल्यूशन में? इस आइडियल सॉल्यूशन में ये जो ए और बी हैं, दोनों के वेपर्स हमें ऊपर दिखते हैं। तो ये पिंक पेन से बना हुआ है। सो दीज वेपर्स विल कंट्रीब्यूट PA एज टू द वेपर प्रेशर, और ये जो बना है दीज विल कंट्रीब्यूट PB टू द वेपर प्रेशर। तो जो टोटल ओवरऑल वेपर प्रेशर हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ देते हैं कि PS इज इक्वल टू PA प्लस PB। अब देखिए, हमें एजियोट्रोप में जो बातें पढ़नी है उससे संबंधित आइडियल सॉल्यूशन की जो बातें उसको जरा देखा जाए। तो हमने ये समझा था कि किसी भी आइडियल सॉल्यूशन में लिक्विड फेज में और वेपर फेज में सब्स्टिट्यूएंट के मोल फ्रैक्शन डिफरेंट होते हैं। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, है ना? आपको याद होगा, आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा था। तो आपने क्या पढ़ा था कि इन वेपर्स को कंडेंस करना है, फिर से वेपराइज करना है, फिर कंडेंस करना है, फिर वेपराइज करना है। सो ग्रेजुअली वी विल मूव टू अ प्योर आइदर ए और बी। तो वो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट होता है, तो वो कैसे काम करता है ना? देखो वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि जो मोल फ्रैक्शन है ए का, से दिस XA is in liquid phase, this is not equal to mole fraction of A, इसको हमने XA dash कर लिया। So let's say this is the mole fraction in vapor phase. These two are not same. Similarly, अगर B की बात करी जाए तो B का भी जो मोल फ्रैक्शन होता है लिक्विड फेज में वो अलग होता है,
और जो वेपर फेज में बी का मोल फ्रैक्शन होता है वो अलग होता है। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट। सबसे पहले तो बच्चों यही नोट करो कि ये मोल फ्रैक्शन अलग अलग होता है। अच्छा, इस मोल फ्रैक्शन के अलग होने से वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे होता है, जरा मैं आपको वो भी समझाता हूं। जब वो समझ जाएंगे तब फिर हम देखेंगे कि एजियोट्रोप में क्या स्पेशल बात है, ये कैसा सॉल्यूशन या कैसा मिक्सचर। हो गया बच्चों? डन? आगे बढ़े? यस। आप एक लाइन ऐसे लिख सकते हैं कि कंसीडर अ आइडियल सॉल्यूशन। कंसीडर an ideal solution. Ideal solution consists of A and B. एक ऐसा आइडियल सॉल्यूशन जिसमें कि A और B दोनों प्रेजेंट हो, तो ये उसकी बात है। जो X है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन को। X किसको रिप्रेजेंट करता है? मोल फ्रैक्शन को। ठीक है, ओके, मैं रफ कर रहा हूं बच्चों। तो एक लाइन लिख लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन या मोल फ्रैक्शंस ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट इन liquid and vapor phase. This difference of mole fraction, is the principle behind fractional distillation. अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, तो हम लोग ऑलरेडी इसको डिटेल में कवर कर लिए हैं पिछले लेक्चर्स में, लेकिन मैं फिर से आपको थोड़ा सा बस याद दिला देता हूं। देखो क्या होता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक ग्राफ बना देते हैं तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है। सो अगेन आई एम प्लॉटिंग अ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो, तो ये जो ग्राफ बन रहा है बच्चों, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर और बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन. So this vertical axis represents boiling point and this horizontal axis represents mole fraction capital X, और कहीं कहीं इसको composition भी कह देते हैं. तो say this point, ये जो point है अपना, say this is point where A का mole fraction 1 है और B यहाँ पर है ही नहीं. And this is the point where A becomes 0 and B का मोल फ्रैक्शन 1 है. अगर इसी बात को कोई कॉम्पोजिशन लिखेगा तो वो फिर यहाँ पर 100% कर देगा, यहाँ पे 0 कर देगा, है ना. तो 1 लिखें या 100% लिखें और यहाँ भी 1 लिखें या 100% लिखें, बात बराबर है. ठीक है. सो दिस इज मोल फ्रैक्शन. दिस इज मोल फ्रैक्शन. बहुत गंभीरता से बच्चों समझने की जरूरत है इस ग्राफ को,
एक बार फिर समझ लीजिए, ऑलरेडी एक बार तो आप पढ़े हुए हैं, एक बार फिर समझ लें। देखिए क्या होता है, होता ये है कि अब हमने ए का से बॉइलिंग पॉइंट यहां पर लिख लिया, चूंकि ए की बात हो रही तो लेट से यहां पर हम कुछ ए को ड्रॉ कर देते हैं और ये हो गया तुम्हारा बी, दिस इज ए। तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लोग ग्राफ बनाते थे, तो बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन का जो ग्राफ आता था, तो मैंने आपको दो ग्राफ बना के दिखाए थे। वन वॉज रिप्रेजेंटिंग वेपर फेज एंड अदर वॉज रिप्रेजेंटिंग लिक्विड फेज। सो ये दो ग्राफ हो गए, ये थोड़े से और स्मूथ बनेंगे, चलो कोई बात नहीं। सो ये जो व्हाइट वाला है, दिस व्हाइट इज रिप्रेजेंटिंग लिक्विड फेज and this green represents vapor phase। अब देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का क्या लॉजिक है। लॉजिक ये है कि अगर मान लेते हैं, माना कि हमने से इस कॉम्पोजिशन को कंसीडर किया एट दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट पर क्या होगा कि ए का कुछ मोल फ्रैक्शन है और बी का कुछ मोल फ्रैक्शन। तो इस कॉम्पोजिशन को हम नाम दे देते हैं, से दिस इज एक्स, इसको नाम दे दिया हमने, दिस कॉम्पोजिशन इज एक्स। तो एक्स के करस्पॉन्डिंग जरा ध्यान से समझें, जो नीचे वाला लिक्विड है वहां तक अगर एक मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं तो उस लिक्विड के करस्पॉन्डिंग जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो ये आएगा, ठीक। अब इस बॉइलिंग पॉइंट के लिए, इस बॉइलिंग पॉइंट के, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अगर हम वेपर को देखें तो वेपर ये हो गई। तो इस बॉइलिंग पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो वेपर का मोल फ्रैक्शन आएगा बच्चों, वो x ना होके कुछ अलग आ जाता है, तो से इसको मान लिया हमने x डैश, ठीक। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि अगर हमारा लिक्विड का मोल फ्रैक्शन इस पॉइंट पर है, x पर है, तो उस मोल फ्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग जो वेपर का मोल फ्रैक्शन आता है, वो वेपर का मोल फ्रैक्शन x डैश हो जाता है। अब x डैश होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो जा रहा है कि b तो बढ़ रहा है और a क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब ये हुआ कि हमारा जो वेपर फेज है, उस वेपर फेज में b का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द लिक्विड फेज। लिक्विड फेज में किसी पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन का जो कॉम्पोजिशन है वो x है। x का मतलब इस पॉइंट पर है, तो इस पॉइंट पर कुछ a का मोल फ्रैक्शन आया होगा, कुछ b का आया होगा। अब जैसे जैसे अब उसी सिचुएशन में जो वेपर है उसके करस्पॉन्डिंग, तो वहां पर जो कॉम्पोजिशन है वो x डैश है। तो x डैश का मतलब क्या हुआ कि अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ गए, आगे की तरफ बढ़ गए मतलब हमारा b बढ़ गया। तो हम x कंपोजिशन वाले लिक्विड की अगर वेपर्स देखेंगे तो उसमें b का जो कंपोजिशन है या b का जो परसेंटेज है वो लिक्विड से अधिक है। तो हम क्या करते हैं कि फिर उस वेपर को कंडेंस कर लेते हैं, उस वेपर को कंडेंस कर लेते हैं और फिर उससे जो लिक्विड बनता है, उसमें क्या हो जाएगा, जब कंडेंस करेंगे तो मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है। कैसे, देखो ये हुआ, हम यहां पे आ गए, अब हमने क्या किया, कंडेंस किया, तो कंडेंस किया तो लिक्विड में यहां पहुंच गए। तो अब इस लिक्विड के करस्पॉन्डिंग क्या हुआ, अब इस लिक्विड की जो वेपर्स देखी तो उस वेपर में क्या हुआ, जो बी था वो और बढ़ गया, तो फिर क्या हुआ, फिर उसके वेपर्स को कंडेंस किए तो यहां पर आ गए,
ऐसे करते करते हम प्योर बी पर पहुंच जाते हैं, है ना। तो अगर मैं सही से फिगर ड्रॉ करूं इसका, तो जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों क्या हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास लिक्विड था, इस लिक्विड का वेपराइजेशन किया हमने। तो जब वेपराइजेशन किए तो ये वेपर आ गई उसके करस्पॉन्डिंग। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इस स्टेप को नाम दे दिया हमने 1। तो जो वेपराइज हुआ तो उस वेपर्स में जो मोल फ्रैक्शन आया वो शुरुआती मोल फ्रैक्शन की अपेक्षा चेंज हो गया, तो वहां पे बी का कंटेंट बढ़ गया। तो 1 में क्या हो रहा है, बी बढ़ जा रहा है। लेकिन अब इस वेपर से क्या किए, फिर से उसको हम कंडेंस कराए। तो जब कंडेंस कराए, सो दिस इज स्टेप 2। सो इन कंडेंसेशन देयर इज नो चेंज इन द कॉम्पोजिशन, वो एक्स डैश का एक्स डैश ही रहा। अब फिर क्या हुआ, अब देखो कंडेंस हो रहा है तो टेम्परेचर लो हो रहा है ना बच्चों, ठीक। अच्छा ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ, फिर हम फिर से वेपराइजेशन में गए। तो जब हमने वो जो अपना कंडेंसेट आया, उस कंडेंसेट को फिर से वेपराइज कराया, तो हमारे पास जो वेपर्स थी उस लिक्विड के करस्पॉन्डिंग जो वेपराइज होने के बाद जो वेपर्स आई, उन वेपर्स में क्या हुआ, बी का जो कॉम्पोजिशन था और बढ़ गया, है ना। सो दिस इज थर्ड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट में क्या हुआ, ये बी का कॉम्पोजिशन हो गया एक्स डबल डैश, ठीक। अब इस थर्ड पॉइंट पे पहुंचने के बाद फिर क्या किए, हम फिर से कंडेंस करवाए। सो दिस इज स्टेप 4। फिर क्या किए, फिर वेपराइज किए, तो अब इसके करस्पॉन्डिंग और ज्यादा बी बढ़ जाएगा, है ना। तो ऐसे होते 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 क्या हुआ, हम प्योर बी पर पहुंच गए। और मैंने आपको क्या बताया था कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वेपर में, उसका अमाउंट ज्यादा रहता है या उसका परसेंटेज बढ़ जाएगा इन कंपैरिजन टू लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब यह हुआ कि वो ज्यादा वोलेटाइल है, वो कम टेम्परेचर पे ही बॉयल हो जाता है। तो यहां देखो, ये प्योर ए है और इस पॉइंट पर प्योर बी है। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है इसको लिख लेते हैं, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, दिस बॉइलिंग पॉइंट इज टी ए एंड दिस बॉइलिंग पॉइंट इज टी बी। यहां पर ए प्योर है और यहां पर क्या है बच्चों, बी प्योर है, और बीच में तो सॉल्यूशन है। तो बात समझ में आ रही है। हमने स्टार्ट कहां से किया, इनको नाम दे दें अगर पॉइंट्स को, तो इस पॉइंट को नाम ए बी तो लिख दिए, इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं हम लोग। से दिस इज पॉइंट सी, डी, ई, एफ, जी एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, ठीक। तो उसमें थोड़ा सा लिख लीजिए कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एक बार हेडिंग डाल लीजिए। वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि एजियोट्रॉप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझना जरूरी है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बट ये जो फिगर आप देख रहे हैं बच्चों, दिस फिगर इज स्पेसिफिक फॉर आइडियल सॉल्यूशन ओनली, है ना। ये फिगर रियल सॉल्यूशन के लिए ठीक नहीं माना जाएगा, ये आइडियल के लिए ठीक है। तो कैसे ठीक है, तो हमने क्या किया कि से वी टेक लिक्विड कॉम्पोजिशन, इसको नाम दे दिए एक्स, है ना। एक्स का मतलब बस एक्स इज द उसको बस रिप्रेजेंट कर दिए। कॉम्पोजिशन तो इस पॉइंट पे होगा, तो वहां ए कुछ होगा, बी कुछ होगा, ठीक। हमने लिक्विड का कॉम्पोजिशन एक्स ले लिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग जब हमने लिक्विड को वेपराइज किया, तो दैट इज द स्टेप फर्स्ट। तो वेपराइज कर रहे हैं, तो देखो क्या है, स्टेप फर्स्ट में क्या किए, वेपराइज किए। तो वेपराइज करने से क्या हुआ, वेपराइज करने से जो बी हुआ
उसका कॉम्पोजिशन इंक्रीज हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हम दूसरे स्टेप में आए, देन वी कंडेंस। जब कंडेंस करते हैं तो बी, जो बी है उसका या जो ओवरऑल कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन अनचेंज्ड रहता है। ठीक, तो बी बढ़ गया और जो नया कॉम्पोजिशन था वो नया कॉम्पोजिशन आ गया एक्स डैश। ठीक, कंडेंस किए तो बी कांस्टेंट हो गया, ए भी कांस्टेंट है, मतलब कॉम्पोजिशन एक्स डैश ही है, ए कॉमा बी दोनों कांस्टेंट रहे। जब वेपर से से लिक्विड में जाते हैं, कंडेंस करते हैं, तो ये दोनों कैसे हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं, और जो कॉम्पोजिशन है वो कॉम्पोजिशन एक्स डैश का एक्स डैश ही रहा। ये बात बच्चों समझ आ गई, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड। अच्छा, एक चीज और भी लिख सकते हैं, जब कंडेंस कर रहे हैं तो हम अपने टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहे हैं, और स्टेप फर्स्ट में तो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट तक ही, मतलब बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गए। स्टेप फर्स्ट था तो ये कंपोजिशन लिए और इस कंपोजिशन के लिक्विड को बॉईल करना स्टार्ट किए। बॉईल करना स्टार्ट किए तो बॉइलिंग पॉइंट पर जब पहुंचे तो उस बॉइलिंग पॉइंट पर इसके वेपर्स बने, और इन वेपर्स का ये वेपर्स हमने कलेक्ट कर लिए। तो ये जो वेपराइजेशन हो रहा है, दिस इज एट अ फिक्स टेम्परेचर, एंड दिस फिक्स टेम्परेचर इज व्हाट, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, सो दिस फिक्स टेम्परेचर इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर विद द कॉम्पोजिशन एक्स। ये सेम टेम्परेचर पर वेपराइजेशन हो रहा है। तो ये टेम्परेचर क्या है, उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है जहां पर ये वेपराइजेशन हो रहा है। तो आपने वेपर्स को कलेक्ट किया, इसको ठंडा कर दिया, टेम्परेचर गिरा दिया, ठंडा हो गया। अब ठंडा हो गया तो वापस लिक्विड स्टेट में पहुंच गया। अब इस लिक्विड स्टेट का ये बॉइलिंग पॉइंट है, तो यहां पर ये वेपराइज होगा अच्छे से। तो ये जब वेपराइज हुआ तो फिर ये वेपराइज करना आपने स्टार्ट किया। फिर इस वेपराइज को क्या, ये जो वेपर्स थी, इन वेपर्स को हमने कलेक्ट कर लिया, जैसे ये एफ पर पहुंची, और फिर इसको यहां से फिर ठंडा कर दिए। ठीक, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए हम क्या करें, ध्यान से समझेंगे बच्चों, इस टेम्परेचर को नाम दे देते हैं Tx। मतलब ये क्या है, ये उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है जिसका लिक्विड कॉम्पोजिशन x है। अच्छा, ऐसे ही इस टेम्परेचर को नाम दे दो Tx डैश। तो ये क्या है, ये उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है जिसका लिक्विड कॉम्पोजिशन x डैश है। ऐसे ही क्या कर सकते हो, ये जो टेम्परेचर है इसको नाम दे दो Tx डबल डैश। तो ये क्या है, ये उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है जिसका लिक्विड कॉम्पोजिशन x डबल डैश है। तो ये 1, 3, इवन ये 5, इसको नाम दे देते हैं 5। ये 5 छोटा सा है, तो 1, 3, 5 में क्या हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, और 2, 4 और आगे भी क्या होगा, ये वर्टिकल लाइंस है। तो 1, 3, 5 टेम्परेचर इज सेम, मतलब लिक्विड इज जस्ट गेटिंग वेपराइज्ड। तो जैसे ही वो वेपर्स में आया, हमने वेपर को अलग कर लिया, कंडेंस कर दिया, ठंडा कर दिया, ठंडा कर दिया, सॉल्यूशन बना दिया। फिर उस सॉल्यूशन को फिर से वेपराइज कराए। तो इस तरह से क्या होता जाता है, हम प्योर बी पे पहुंच जाते हैं। तो अगर कोई ये पूछे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो एंड प्रोडक्ट है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है कि ज्यादा, तो क्या जवाब दोगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं वो ज्यादा वोलेटाइल होता है। जो ज्यादा वोलेटाइल होगा वही वेपर्स में ज्यादा नजर आएगा, और जो वेपर्स में ज्यादा होता है, मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो जिसका मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, तो मोल फ्रैक्शन किसका बढ़ रहा है, जो वोलेटाइल है या जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो वही हमें फाइनल मिल जाता है। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का लॉजिक बच्चों समझ आ गया।
स्टेप 1, 3, 5। देखो 1, 3, 5 तीनों में ही क्या है, वेपराइजेशन है। लेकिन 1 में जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट वाज Tx, 3 के करस्पॉन्डिंग जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट वाज Tx डैश, और 5 के करस्पॉन्डिंग जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज Tx डबल डैश। इन ऑल थ्री स्टेप्स हो रहा है वेपराइजेशन। और वेपराइजेशन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है कि कॉम्पोजिशन ऑफ बी ये बढ़ रहा है। सो दिस इज इन 1, 3 एंड 5। ठीक, अब बाकी के स्टेप्स कौन कौन से हैं भाई? अब है स्टेप 2, स्टेप 4 और फिर आगे ऐसे ही मैंने 5 तक ही दिखाया था। तो ये जो 1, 3, 5 है, ये 1, 3, 5 हम लोगों ने दिखाए हैं बाई हॉरिजॉन्टल एरोस, और जो स्टेप 2 है या स्टेप 4 है ये दिखाया गया है वर्टिकल एरोस। तो इनमें क्या हो रहा है? इनमें क्या हो रहा है कि जो कंडेंसेशन हो रहा है, पहले तो ये लिख लेते हैं कि कंडेंसेशन इन बोथ स्टेप्स, कंडेंसेशन इन बोथ स्टेप्स। अब कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर का घटना। लेकिन इन दोनों ही स्टेप में जब कंडेंसेशन होता है, वेपर से जब हम कंडेंसेशन में जाते हैं तो ए और बी का कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है ना। ए और बी का मतलब जब कंडेंसेशन में कॉम्पोजिशन एज इट इज, वेपराइजेशन में कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है। तो यहां पे क्या हो जा रहा है कि जो कॉम्पोजिशन ऑफ ए एंड बी is same, is not changing in both steps। ठीक, ये पूरा आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस है। जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या है? फाइनली almost pure B is the result। ऑलमोस्ट प्योर लिखा है, प्योर क्यों नहीं लिखा है? इसलिए कि एक स्टेप के बाद क्या होगा, मतलब काफी स्टेप्स जब ट्राई कर लेंगे उसके बाद फिर से जब बी जो सॉल्यूशन आएगा उसमें थोड़ा बहुत तो ए रहेगा ही, फिर हम उसको वेपराइज करेंगे, कंडेंस करेंगे, फिर बी जो आएगा वेपराइज कंडेंस करने के बाद, और फिर से उसका वेपराइजेशन कंडेंसेशन, वेपराइजेशन कंडेंसेशन। तो फिर बी में क्या होगा कि बहुत ज्यादा प्योरिटी धीमे धीमे नहीं आएगी, मतलब वो फिर ऑलमोस्ट फिक्स्ड कांस्टेंट टाइप का हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग उसके बाद फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं करते हैं। तो जितने ज्यादा स्टेप्स हम वेपराइजेशन कंडेंसेशन के करेंगे उतना ही हमारे पास प्योर बी आ जाएगा। सो दिस इज द सेपरेशन प्रोसेस। बट ये जो सेपरेशन प्रोसेस हुआ इसका मेन प्रिंसिपल क्या था कि बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, किसका? बी का और ए का। तो ऐसा क्यों हुआ? दिस इज बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बी इज डिफरेंट and boiling point of B is less than boiling point of। boiling point के डिफरेंट होने से ऐसा लिख सकते हैं कि जो x डैश B था वो नहीं, क्या लिखवाना चाहिए मुझे? कैसे लिखते हैं?
B is getting vaporized fast. B जो है तेजी से वेपराइज हो जा रहा है, जिसके चलते क्या हो जा रहा है कि वेपर में उसका कॉम्पोजिशन बढ़ जा रहा है। तो ये बात थी आइडियल सॉल्यूशन के केस में। अब अगर रियल सॉल्यूशन की बात करें तो ऐसा नहीं होता है। अब हम आते हैं बच्चों, ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप आइडियल सॉल्यूशन में पढ़े, रियल सॉल्यूशन में दरअसल क्या होता है, लेट अस सी। So now put the heading रियल सॉल्यूशन। तो हम लोग रियल सॉल्यूशन में पढ़ चुके हैं कि आइदर रियल सॉल्यूशन आर पॉजिटिवली डेविएटेड फ्रॉम द राउल्स लॉ और नेगेटिवली डेविएटेड। तो एक हम ऐसे रियल सॉल्यूशन का आपको एग्जांपल बताने जा रहे हैं जो पॉजिटिवली डेविएटेड हो, है ना, राउल्स लॉ से। तो देखो पॉजिटिव डेविएशन किस तरह से आता है राउल्स लॉ से। देखो तो ये जो पॉजिटिव डेविएशन है ग्रीन कलर से बना हुआ है वेपर प्रेशर के ग्राफ में, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है लिक्विड स्टेट को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी लिक्विड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले तो ये समझना होगा आपको कि इसका अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो मतलब हो जाएगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसमें वही डेविएशन आपको नेगेटिव नजर आएगा। वाई कि जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा सॉल्यूशन का, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, यानी वेपर प्रेशर बढ़ने का मतलब हुआ कि उसकी वॉलेटिलिटी हाई होती जा रही है। तो जैसे जैसे वॉलेटिलिटी बढ़ती है इसका मतलब होता है वो कम टेम्परेचर पे ही बॉयल होने लगेगा। तो एक कोई पॉइंट आया जहां पर उसका वेपर प्रेशर हाईएस्ट हो गया, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो बॉइलिंग पॉइंट था वो लोएस्ट हो गया। अच्छा देखिए होता क्या है। अब बात करते हैं एजियोट्रोप। अब आप समझिएगा ध्यान से। होता यह है कि रियल सॉल्यूशन में एक ऐसा स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन होता है ए और बी का, जिसके करस्पॉन्डिंग क्या होता है, जिसके करस्पॉन्डिंग अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज, तो वो मोल फ्रैक्शन सेम आते हैं। कैसे? देखो कैसे। ये मैं एक यहां मैंने बनाया और एक यहां ये बना दिया, ऐसे ही। समझो एजियोट्रोप्स क्या होते हैं। जैसे अगर ये जो मोल फ्रैक्शन है, ये मोल फ्रैक्शन मैं लिख देता हूं से दिस इज एक्स नॉट। तो आप अगर बाकी कोई भी मोल फ्रैक्शन लेते हैं, से एग्जांपल के लिए अगर मैं ये वाला मोल फ्रैक्शन ले लूं, से ये लिक्विड फेज है, पहले तो ये समझ लें, ग्रीन इज लिक्विड फेज एंड द पिंक इज द वेपर फेज, है ना। ये जो है ये तुम्हारा वेपर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे ये भी क्या हो रहा है, ये वेपर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं तो वेपर सीधा ऊपर से बना देते हैं, इसके लिए वेपर नीचे से बना देते हैं। लेकिन रियल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है। रियल सॉल्यूशन में क्या होता है, जरा ध्यान से देखें। तो अब हम देख रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन के बाद देखो रियल सॉल्यूशन में क्या होता है। तो रियल सॉल्यूशन में एक हम पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन देखते हैं। इस पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन में होता क्या है कि जो वेपर प्रेशर है वो आइडियल जो वेपर प्रेशर होता है, जो कि हमने यहां पर डॉटेड व्हाइट कलर की लाइन से ड्रॉ किया है, पॉजिटिव डेविएशन होगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उससे ज्यादा हो जाता है, जो कि यहां पर आपने ग्रीन कलर के ग्राफ से मैंने ड्रॉ किया है। सो दिस इज द लिक्विड फेज, और इस लिक्विड फेज का जो वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर ये ग्रीन वाली लाइन से ड्रॉ किया गया है।
चूंकि वेपर प्रेशर जो आइडियल वेपर प्रेशर होता है उससे बढ़ जाता है, तो यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, तो वेपर प्रेशर बढ़ने का मतलब होता है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट का कम होना। तो ये बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है ना। अगेन ये जो स्ट्रेट लाइन है इससे बॉइलिंग पॉइंट काफी नीचे चला जाता है। अच्छा, अब जरा देखिए, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ बनाया था एक आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो कैसा ग्राफ था? तो ग्राफ था कि ये जो लिक्विड फेज है जो कि ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है, और एक ऊपर आ जाता है वेपर फेज। तो लिक्विड और वेपर फेज के जो ग्राफ थे वो केवल इस टीए और टीबी पर ही मैच करते हैं, ऐसा हम लोगों ने आइडियल सॉल्यूशन में देखा था। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है बच्चों। रियल में क्या होता है कि टीए और टीबी के बीच में मतलब टीए और टीबी पर ही मैच करें ऐसा नहीं होता। बीच में एक पॉइंट और होता है जहां पर ये ग्रीन कलर का ग्राफ जो कि लिक्विड फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो पिंक कलर का ग्राफ जो कि वेपर फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तो मान लीजिए वो पॉइंट यहां पर ये हो गया जहां ये दोनों ग्राफ एक दूसरे से मिल रहे हैं। अच्छा, ये पिंक जो ग्राफ है वो ग्राफ है आपका वेपर को रिप्रेजेंट करने वाला, और जो ग्रीन है वो है आपका लिक्विड को रिप्रेजेंट करने वाला, ऊपर भी और नीचे भी। अच्छा, अब कोई कहे कि भैया ये नहीं, ये तो हो गया ठीक। अब हम ये देखें कि एक कॉम्पोजिशन कंसीडर करते हैं x1। अभी हम लोग केवल इस बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन के ग्राफ को देख रहे हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और भी बताना जरूरी है। यहां आप देख रहे हैं कि PA0 इज हायर देन PB0। तो प्योर फॉर्म में A का वेपर प्रेशर ज्यादा है B से। तो इसका अर्थ ये निकलेगा कि A जो है वो ज्यादा वोलेटाइल है इन कंपैरिजन टू B। यहां पे लिख लेना चाहिए। अगर हम वोलेटाइल की बात करें तो वोलेटिलिटी की अगर बात करी जाए तो हमें लिखना चाहिए कि A की वोलेटिलिटी ज्यादा है B से। तो अगर वोलेटिलिटी हाई होती है तो ये एक कॉमन प्रिंसिपल है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा बच्चों वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट वोलेटिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। तो देखिए, अब यहां पर PA ऊपर है, PB0 नीचे है, तो यहां पर क्या होगा, TA नीचे हो जाएगा और TB ऊपर हो जाएगा। ठीक, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा जिसका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में कम होगा। देख, तो ये बात समझ आ गई। दूसरी बात, हम अपने सॉल्यूशन में ये जो कॉर्नर का पॉइंट है, इस कॉर्नर के पॉइंट में मानकर चल रहे हैं कि प्योर A है, तभी यह पे TA लिखा हुआ और ये PA0 लिखा है। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं A का परसेंटेज घटता जा रहा है और B का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। सो एट दिस कॉर्नर, एट राइट कॉर्नर, वी आर हैविंग प्योर B, देयर इज नो A। अच्छा, अब किसी भी कॉम्पोजिशन या कॉम्पोजिशन से स्टार्ट ना करें, किसी एक बॉइलिंग पॉइंट को लेते हैं। से कंसीडर अ बॉइलिंग पॉइंट T1। T1 के करस्पॉन्डिंग हम अपने लिक्विड को अगर देखें तो T1 के करस्पॉन्डिंग हमारा जो लिक्विड है वो लिक्विड इस पॉइंट को, ये T1 के करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट मिलता है। तो इस पॉइंट पर या इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमारे लिक्विड का कॉम्पोजिशन है x1। x1 का मतलब क्या हुआ कि कुछ A का अमाउंट होगा, कुछ B का अमाउंट होगा यहां पर। लेकिन इस टेम्परेचर पर जब ये अपना लिक्विड बॉयल हो रहा है तो जो वेपर्स आ रही हैं उन वेपर्स का कॉम्पोजिशन x1 नहीं है, उन वेपर्स का कॉम्पोजिशन x2 है। तो x2 का मतलब क्या हुआ कि वेपर्स में जाने पर हम थोड़ा आगे शिफ्ट हो गए विद रिस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन। आगे शिफ्ट हो गया मतलब क्या हुआ कि हमारा B थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि आगे जाने पर क्या हो रहा है, B बढ़ रहा है और A घट रहा है, तो B बढ़ गया। यानी वेपर्स में B का जो प्रोपोर्शन है वो थोड़ा सा हायर हो जा रहा है अगर हम T1 के करस्पॉन्डिंग बात करें।
अब दूसरा टेम्परेचर लेते हैं T2। T2 के करस्पॉन्डिंग बात करिए तो क्या हो जा रहा है, T2 के करस्पॉन्डिंग जो अपना लिक्विड स्टेट है उसका कॉम्पोजिशन है Y1, और T2 जब बॉइलिंग पॉइंट है तो जो लिक्विड है वो जब वेपराइज हुआ तो वेपर्स का कॉम्पोजिशन हो गया Y2। मतलब क्या हुआ, अब इस वेपर में हम क्या हुए, पीछे चले गए। मतलब क्या हुआ, पीछे चले गए, इसका मतलब ये हुआ कि A का प्रपोर्शन इस वेपर में बढ़ गया। अब देखो कितना फर्क है रियल और आइडियल में। आइडियल में क्या होता था, चूंकि दोनों ग्राफ सेम A से स्टार्ट होके B पर खत्म हो जाते थे, बीच में तो कहीं मुलाकात होती नहीं थी बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस कॉम्पोजिशन में। तो हम आइडियल जब लिक्विड्स को पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं कि एक साइड जाने पर कंटिन्यूअसली B बढ़ते ही रहता है वेपर्स में। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था तो पढ़ रहे थे कि आगे बढ़ते रहेंगे तो क्या होगा, वेपर्स में B का कॉम्पोजिशन बढ़ रहा था अभी थोड़ी देर पहले जो किया था। लेकिन यहां अलग है बच्चों, रियल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है। रियल सॉल्यूशन में क्या है, देखो T1 अगर बॉइलिंग पॉइंट है तो लिक्विड का जो कॉम्पोजिशन है वेपर से अलग है, लेकिन वेपर्स में B का कंटेंट रिलेटिवली हाई है T1 बॉइलिंग पॉइंट के करस्पॉन्डिंग। लेकिन T2 के करस्पॉन्डिंग क्या है, T2 के करस्पॉन्डिंग हम पीछे जा रहे हैं तब हमें वेपर फेज मिल रहा है, वेपराइज हो रहा है तो हम पीछे जा रहे हैं। पीछे जाने का मतलब क्या हुआ, पीछे जाने का मतलब हुआ कि इसमें A का प्रपोर्शन हाई हो गया। बात समझ रहे हो? तो आप क्या करेंगे, जब TA से नीचे आएंगे तो क्या हो रहा है कि किसी भी टेम्परेचर के लिए आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो लिक्विड में जो प्रोपोर्शंस हैं A और B के वेपर्स में अलग है, वेपर्स में B का जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है लिक्विड के अपेक्षा। जैसे एक Y1 को भी देखा, सॉरी यहाँ Y1 Y2 बना दिया है बट इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर नहीं बनाया है, तो यहाँ जगह भी तो नहीं दिख रही है, फिर भी चलो थोड़ा सा मैं बना के दिखाता हूँ। तो क्या किए कि एक और टेम्परेचर देख लिए जिसको मैंने, अब देखो ये T1 कट गया है, इसको थोड़ा धीमे, चलो ये T3 मान लेते हैं टेम्परेचर। तो इस T3 जब बॉइलिंग पॉइंट है अपने सॉल्यूशन का, तो भी देख रहे हो तो क्या देख रहे हो कि लिक्विड में जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है, Y1 है, व्हाइट कलर से लिखा हुआ है, और उसके करस्पॉन्डिंग उस पे जो वेपर्स बनती हैं उनका जो कॉम्पोजिशन है वो Y2 है। ठीक, तो यहां भी अलग अलग है। लेकिन जैसे जैसे हम TA से नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे इन दो कॉम्पोजिशंस में डिफरेंस कम होते जा रहा है, और एक समय ऐसा आ रहा है कि जब ये वाला ग्राफ और ये ग्राफ यानी ग्रीन और पिंक दोनों एक दूसरे को मिल जा रहे हैं। ठीक, तो अब अगर हम एक नया टेम्परेचर ले लें T0, तो T0 के करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो T0 के करस्पॉन्डिंग लिक्विड का भी कॉम्पोजिशन X0 है और पिंक का और गैस का भी कॉम्पोजिशन X0 है। मतलब लिक्विड में जो मोल फ्रैक्शन रहे होंगे A के B के, सेम मोल फ्रैक्शन वेपर्स में भी रहे। तो यहां पर जो मोल फ्रैक्शन है उसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक, अच्छा, तो पहले तो ये समझना चाहिए रियल आइडियल में क्या फर्क है। रियल सॉल्यूशंस में वेपर्स और लिक्विड जो फेज होती हैं वो एक्सट्रीम पॉइंट्स के अलावा भी बीच में एक जगह एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, जबकि आइडियल में हम केवल एक्सट्रीम पॉइंट्स पर ही कांटेक्ट कराते हैं, एकदम किनारे किनारे, इस एक्सिस पर और इस एक्सिस पर। अच्छा, तो ये X0 पे दोनों के कंपोजिशन सेम हो गए। तो ये X0 जिस बॉइलिंग पॉइंट पर आया है वो बॉइलिंग पॉइंट देखो मिनिमम है, वो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मिनिमम है। और इस अगर बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का मिनिमम है मतलब क्या हुआ, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का मैक्सिमम रहा होगा उस पॉइंट पर। तो इस बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर प्रेशर मैक्सिमम। ठीक, एक तो ये बात समझ गए।
अच्छा, फिर वही x1 x2 को मैंने आपको वेपर प्रेशर वर्सेस x में भी दिखा दिया। जैसे x1 जब टेम्परेचर T1 है तो सॉल्यूशन यानी लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन जो होंगे वो कॉम्पोजिशन x1 है। तो अगर x1 के करस्पॉन्डिंग यानी इस कॉम्पोजिशन के करस्पॉन्डिंग वेपर्स को देखा जाएगा, तो जब आप वेपर्स को देखेंगे तो क्या हो जा रहा है, x2 हो जा रहा है उसका ये कॉम्पोजिशन। तो x2 कॉम्पोजिशन हो जा रहा है, तो वो तो नीचे भी x2 बना हुआ है। खैर, क्या मैं बता रहा था, हाँ ठीक है। तो हाईएस्ट वेपर प्रेशर हो गया और ये क्या हो गया तुम्हारा, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब अगर ये सॉल्यूशन x0 कॉम्पोजिशन पे देखा जाए तो हम इसको बोलेंगे एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। तो x0 कॉम्पोजिशन पर XA और XA' बराबर हो गया, यानी कि जो लिक्विड में मोल फ्रैक्शन है वही मोल फ्रैक्शन किस में हो गया, वेपर फेज में हो गया। ठीक, यहां तक बात समझ आ गई बच्चों सबको? ये हो गया कंप्लीट। ठीक ठीक ठीक। अब कोई ये बताए कि अगर हम अपने सॉल्यूशन में कॉम्पोजिशन x0 ले लें तो क्या हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर पाएंगे? आवाज कट रही है बच्चों? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब तुम जरा सोच के बताओ कि क्या हम लोग अपने सॉल्यूशन में अगर x0 कॉम्पोजिशन ले लें तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर पाएंगे? लेकिन यहां पर क्या है, अगर हम एक ऐसा सॉल्यूशन ले लें कि जितना लिक्विड में भी है उतना ही वेपर में भी रहे, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल है? बोलो। नो सर, नहीं है ना पॉसिबल, क्योंकि जो चीज लिक्विड में वही वेपर में आप खूब कलेक्ट कर लो, उससे क्या फायदा होगा? फायदा तब होता जब बी में, जब वेपर में जाते तो कोई चीज ज्यादा होती जो लिक्विड में कम है, तो करना ठीक था। लेकिन अब जो नीचे है वही ऊपर है, तो उसको कलेक्ट करने से फायदा क्या है? तो क्या हम इसको सेपरेट कर पाएंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से? नहीं कर पाएंगे ना। ठीक, तो यही होते हैं एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन या एजियोट्रोप। तो एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन लिख लेते हैं अब थोड़ा सा। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो लिखिए कि इन रियल सॉल्यूशंस कॉमा graphs of liquid phase and vapor phase meet या touch each other at a point where XA and XB दोनों ही वन नहीं होते। ठीक, मतलब somewhere in between of two extremes। जबकि आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, तो यहां पे जो हमने जहां मिले दोनों, वहां पर हमने लिखा कि मान लीजिए कि ये कंपोजिशन हो गया x0। सो लेट द composition of solution is equal to x0। x0 पे क्या हो जा रहा है,
both liquid and vapor graph touch। ठीक, ये तो रही बात रियल सॉल्यूशन की। आइडियल में ऐसा नहीं होता है। इन आइडियल सॉल्यूशन व्हाट हैपेंस, graphs of liquid and vapor phase touch each other only at extreme points। एक्सट्रीम पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ कि आइदर आइदर एक्स ए इज 1 और एक्स बी इज 1। ठीक, कम से कम एक ऐसा होता है जहां पर क्या होता है कि वो 100% प्योर रहता है, दूसरा नहीं होता, वहीं इनकी मुलाकात होती है दोनों ग्राफ की। रियल में ऐसा नहीं, पहले तो ये समझ लिए। दूसरी बात क्या याद रखनी है, कंप्लीट। हमने जो ग्राफ पढ़ा उसके विषय में जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम लिख रहे हैं ताकि आपको ध्यान में बनी रहे। आप लोगों की आज्ञा हो तो आगे बढ़ें। डन। ओके, अगला लिखो। फॉर पॉजिटिव डेविएशन रियल सॉल्यूशन कॉमा वेपर प्रेशर गो अप। तो इसका मतलब हो गया कि जो बॉइलिंग पॉइंट है इट गो डाउन, या ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर वेपर प्रेशर चूंकि अप होता है तो वेपर प्रेशर जो है ऊपर तक जाता है। वेपर प्रेशर अचीव अ हाईएस्ट पॉइंट, वेपर प्रेशर अचीव अ मैक्सिमम वैल्यू। चूंकि इसका ग्राफ ऊपर चला जाता है तो उसको कहेंगे हम लोग हाईएस्ट या मैक्सिमम वेपर प्रेशर या हाईएस्ट वेपर प्रेशर, है ना। सो दिस इज मैक्सिमम वेपर प्रेशर। और जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट achieves a minimum value, so that is minimum boiling point। ठीक, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आता है। ये किसके लिए बात हो रही है? ये बात हो रही है पॉजिटिव डेविएशन वाले रियल सॉल्यूशन के लिए। और अगर बात हो नेगेटिव डेविएशन वाले रियल सॉल्यूशन के लिए तो ठीक इसी तरह से उल्टा हो जाएगा। उसको भी चलो मैं लिख ही देता हूं। फॉर नेगेटिव डेविएशन रियल सॉल्यूशन तब क्या होगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर का ग्राफ नीचे चला जाएगा। मतलब क्या होगा कि वेपर प्रेशर, नेगेटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर घट गया, गो डाउन, द बॉइलिंग पॉइंट गो अप
ठीक। अच्छा, तो क्या होगा फिर? अब अगर ऐसा हो गया तो एक आएगा पॉइंट जहां पर वी विल हैव या सॉल्यूशन विल हैव मिनिमम वेपर प्रेशर, and this is the point corresponding to maximum boiling point. Done? ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूं कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा। हम लोग जो पढ़े हैं वो पॉजिटिव डेविएशन पढ़े, ठीक वैसी ही पढ़ाई नेगेटिव डेविएशन की हो जाएगी, कोई फर्क नहीं है भाई। अब हम लोग जो ग्राफ पढ़े हैं उस ग्राफ का थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, है ना। तो पुट द हेडिंग एनालिसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस एक्स ग्राफ। ये सब बातें लिख लेंगे ना तो क्या होगा कि यू फील कि दैट सर इज टीचिंग अस अगेन, सो प्लीज नोट डाउन एवरीथिंग। नहीं तो आधी चीजें दिमाग में रहती हैं, आधी उड़ जाती हैं। तो देखो, पहले हम बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन वाला जो ग्राफ है उसको लिख लेते हैं, जो जो बातें हमने सीखी। पहली बात हमने सीखी कि जैसे हम बात करें T1 टेम्परेचर की, अगर हमारा बॉइलिंग पॉइंट T1 है तो बॉइलिंग पॉइंट T1 में क्या हुआ था? बॉइलिंग पॉइंट T1 में हुआ था कि जो कॉम्पोजिशन है लिक्विड का वो था X1 और जो कॉम्पोजिशन था इसके करस्पॉन्डिंग वेपर का वो था X2। ठीक है, तो मान लीजिए इस X1 या मानना क्या है, ये था X2। ठीक, अब इसमें था क्या? इसमें यह था कि जैसे हम कहें कि X1 में A का मोल फ्रैक्शन, तो ऐसे लिख लेते हैं कि इसमें जो A था उसको लिख लेते हैं A का मोल फ्रैक्शन लिख दिए XA और B का मोल फ्रैक्शन था यहां पे XB, और जो X2 कॉम्पोजिशन था उसके करस्पॉन्डिंग से मोल फ्रैक्शन लिख लेते हैं हम लोग X' A और X' B। ठीक, तो जब बॉइलिंग पॉइंट T1 था तब जो मोल फ्रैक्शन हम लोग देख रहे थे, तो क्या देख रहे थे? जब X1 से X2 जा रहे थे तो B की तरफ जा रहे थे, यानी B बढ़ रहा था। तो यहां से ये पता चला कि जो XA हो गया वो X' से छोटा हो गया, और जो नहीं आगे बढ़े थे, हाँ ठीक है, नहीं उल्टा हो गया ना, आगे बढ़ रहे थे तो क्या हो रहा था? A तो घट रहा था और B बढ़ रहा था। ठीक, मतलब क्या हुआ कि वेपर फेज में जो B था उसका कंटेंट हायर था इन कंपैरिजन टू लिक्विड फेज, और वेपर फेज में A कम हो गया था इन कंपैरिजन टू लिक्विड फेज। ठीक, सो कंटेंट ऑफ B in vapor is higher than that of B in liquid phase. Similarly, content of A in vapor was less than that of content of A in liquid. ठीक, तो उस ग्राफ में हमने ये समझा कि अगर हम
अगर कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड को रखें लेफ्ट ऑफ एक्स नॉट के बाएं तरफ, तो ये हो रहा था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे वेपर में बी का कंटेंट बढ़ रहा था और ए का कंटेंट घट रहा था, है ना। सो इफ कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड इज लेफ्ट ऑफ एक्स नॉट, तो हो क्या रहा था कि एज मूविंग, या ऐसे नहीं लिखें कि ऐसे लिखते हैं कि एज हम बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहे थे तो क्या हो जा रहा था कि बी जो था वो बढ़ रहा था इन वेपर्स में और ए जो था वो घट रहा था इन वेपर्स। ठीक है, वेपर में क्या हो रहा था, बी बढ़ते चला जा रहा था और ए घटते चला जा रहा था जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट आप रिड्यूस कर रहे थे। ये तब की बात थी जब हम एक्स नॉट के बाएं तरफ थे। तो जैसे ये T1 को लिखा है वैसे आप T3 को भी लिख सकते हैं, बट जरूरी नहीं है, T1 इतना ही काफी है। अब एक T2 के लिए भी लिख लेते हैं। डन। बच्चों आगे बढ़ें। yes. Now if boiling point is equal to T2, तब क्या हो रहा था, अगर बॉइलिंग पॉइंट T2 लिया तब क्या था, जो कॉम्पोजिशन आया था, कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड, उसको लिखा था हम लोगों ने Y1, और जो कॉम्पोजिशन था वेपर का उसको लिखा था Y2। तो अब ये जो Y1 है इसमें जो A है तो उसको लिख लेते हैं YA, और B का जो मोल फ्रैक्शन था वो हो गया YB, है ना। और जो वेपर फेज थे उनमें लिख लेते हैं YA डैश इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A and YB dash is mole fraction of B. So these two are mole fraction, and these two are also mole fraction. इसको लिख लेते हैं लिक्विड, इसको लिख लेते हैं इन वेपर। अब देखो यहां क्या था, Y1 से पीछे चले थे तब Y1 पे पहुंचे थे, अगर आपको याद होगा। तो पीछे जाने का मतलब क्या हुआ, सॉरी, तब Y2 पर पहुंचे थे, तो पीछे जाने का मतलब क्या हुआ, A का बढ़ना। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो A है वो वेपर में ज्यादा था इन कंपैरिजन टू लिक्विड, और जो B था वो वेपर में कम हो गया था और लिक्विड में ज्यादा था। ठीक, तो अगर हम एक्स नॉट के राइट देखें तो राइट साइड ऑफ एक्स नॉट, राइट साइड ऑफ कॉम्पोजिशन एक्स नॉट, तो इसमें हमने क्या देखा, अगर हम एक्स नॉट के दाएं तरफ देखें तो हम पाते हैं कि एज बॉइलिंग पॉइंट, जैसे जैसे आप बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस करेंगे वैसे वेपर्स में आने के लिए आपको पीछे आना होगा। पीछे आने का मतलब हुआ कि वेपर्स में ए बढ़ेगा और बी घटेगा। क्यों बच्चों, अब पूरा ग्राफ का सारा लॉजिक क्लियर है। डन।
हो गया जी। कंप्लीट। ठीक। अब आता है कॉम्पोजिशन एक्स नॉट। अब ये बड़ा स्पेशल। अब इस एक्स नॉट पे क्या होता है? इस एक्स नॉट पे क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन of A in liquid, this is equal to मोल, नहीं उससे पहले एक चीज और लिखनी चाहिए। ये तो खैर बात की बात है। कॉम्पोजिशन एक्स नॉट का मतलब पहले तो एक लाइन और लिखनी चाहिए कि एट दिस कॉम्पोजिशन बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रहता है मिनिमम। ठीक, इस कॉम्पोजिशन पर बॉइलिंग पॉइंट रहता है मिनिमम। ओके, सो एट दिस कॉम्पोजिशन बॉइलिंग पॉइंट इज मिनिमम, पहली बात। दूसरी बात, ये जो मोल फ्रैक्शन होता है ऑफ ए इन लिक्विड, दिस वाज द सेम मोल फ्रैक्शन एज इन वेपर। तो ए का जो मोल फ्रैक्शन लिक्विड में था, तो इस बॉइलिंग पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो मोल फ्रैक्शन ए का था लिक्विड में, वही था सेम वेपर में। और ऐसे ही जो मोल फ्रैक्शन था बी का लिक्विड में, वही था मोल फ्रैक्शन वेपर में। और ये जो बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों ने लिखा था, ये बॉइलिंग पॉइंट लिखा था कितना, टी नॉट। ठीक, तो ये दो बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी हमें क्या करना चाहिए, बॉक्स में बंद कर लेना चाहिए कि जो मोल फ्रैक्शन होता है वो लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों में हो जाता है सेम। अब इससे क्या होगा, अब इससे होगा ये कि चूंकि मोल फ्रैक्शन आपके लिक्विड वेपर फेज में सेम हो गए, तो वेपर्स को कलेक्ट करने से तो कोई फायदा रहा नहीं, क्योंकि जो चीज जो कंस्टिट्यूएंट लिक्विड में है वही वेपर में। तो क्या आप इस कॉम्पोजिशन वाले सॉल्यूशन से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा दोनों को सेपरेट कर सकते हैं? तो जवाब होगा नहीं कर सकते हैं। तो लिखना होगा कि नाउ वी कैन नॉट यूज वेपर्स ये ऐसे लिखें, नाउ we cannot use fractional distillation to separate A and B.
ठीक है, क्योंकि उसमें हम लोग क्या करते थे, वेपर्स कलेक्ट करते थे, तो वेपर्स में मोल फ्रैक्शन अलग होता था लिक्विड की अपेक्षा, लेकिन यहां तो बराबर ही है, तो कलेक्ट करने से कोई फायदा नहीं है ना। एक लाइन और भी लिख सकते हैं कि नो पॉइंट इन कलेक्टिंग वेपर, इन कलेक्टिंग वेपर्स as they have same composition as that of liquid. Done. तो एक लाइन और लिखें इसमें कि एट कॉम्पोजिशन, या और थोड़ा सा लिख देते हैं, एट फिक्स्ड कॉम्पोजिशन एक्स नॉट, जो रियल सॉल्यूशन है, दैट इज बिहेविंग लाइक एजियोट्रोप। ठीक, यही एजियोट्रोप है। तो इस एजियोट्रोप को समझाने के लिए कितनी मेहनत लग गई तुम्हें बताने के लिए कि क्या होता है एजियोट्रोप, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लग रहा है कि अब आप एकदम पिक्चर आपके सामने क्लियर होगी एजियोट्रोप क्या होता है। क्यों बच्चों, समझ गए? एजियोट्रोप कोई नया सॉल्यूशन नहीं है बच्चों, सॉल्यूशन तो वही है जो रियल सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन एक ऐसा कॉम्पोजिशन जरूर होगा जब भी आप 2 या 3 या 4 कंस्टिट्यूएंट मिलाएंगे, जब क्या होगा कि उस समय क्या होगा कि किसी पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन के लिए जो मोल फ्रैक्शंस लिक्विड में आते होंगे वही किसमें मिल जाएंगे आपको, वेपर्स में। तो उसी को पकड़ लेना है, उस मोल फ्रैक्शंस यानी उस कॉम्पोजिशन वाला सॉल्यूशन ही एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन होता है। उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं कर सकते, वो या तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप होगा जब पॉजिटिव डेविएशन हो, या फिर वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट डेविएशन होगा जब नेगेटिव डेविएशन हो। ठीक है, तो ये सब लिख लेते हैं। अब हेडिंग डालेंगे एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन। चलो, हो गया बच्चों, बहुत अच्छा। नाउ यू पुट द हेडिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर और सॉल्यूशन। कहीं कहीं इसको केवल एजियोट्रोप भी कहते हैं, कहीं कहीं इसको कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन भी कहते हैं। सबका एक ही मतलब है। सबका एक ही मतलब है। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 2 or more 2 or more liquids such that for different constituents mole fraction in liquid phase is equal to mole fractions in vapor phase.
ठीक। मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ये तो हो गया एजियोट्रोपिक मिक्सचर या एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन। अब दो चार छोटी छोटी बातें हैं, उनको भी लिख लेते हैं फटाफट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। देखो तुम्हें क्या क्या याद रखना है। पहली बात जो याद रखनी है वो तो ये हो गया कि ये जो एजियोट्रोप्स होते हैं आर स्ट्रिक्टली रियल सॉल्यूशंस। कोई भी आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रोप बन ही नहीं सकता है, क्योंकि उसमें तो क्या होगा कि वो जो लिक्विड वेपर वाले ग्राफ होंगे वो शुरू में मिलेंगे, बीच में मिलेंगे, बीच में तो गैप रहेगा। एजियोट्रोप में क्या होता है, बीच में भी एक जगह मिलते हैं। सो दीज आर स्ट्रिक्टली रियल सॉल्यूशन, पहली बात। दूसरी बात, लिख लिए बच्चों। देखो सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट आप उसमें लिखें कि ये स्ट्रिक्टली एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन पर ही कोई सॉल्यूशन एजियोट्रोप का काम करता है ना। तो एजियोट्रोप इज अ स्पेसिफिक और फिक्स्ड composition रियल सॉल्यूशन। जैसे हम लोगों ने अभी लिखा था कि वो x0 पर एजियोट्रोप की तरह काम करने लगता है। मतलब ये हुआ कि कोई भी रियल सॉल्यूशन एजियोट्रोप की तरह काम कर सकता है एक किसी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन पर। तो ये तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात हो गई। तीसरी बात, we cannot separate its constituents using fractional distillation. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करके आप नहीं कर सकते हैं सेपरेशन। फोर्थ पॉइंट, जैसे इनका फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है वैसे ही फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। T0 लिखे थे ना हम लोग, है ना। तो इस बात को भी लिखो कि एजियोट्रोप is a fixed boiling point mixture। क्या आया था, T0 उसका बॉइलिंग पॉइंट आया था जो ग्राफ हम लोग बनाए थे। सो दैट इज अ फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट करेस्पॉन्डिंग टू द फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। ब्रैकेट में लिख सकते हैं corresponding थोड़ा करस्पॉन्डिंग गलत लिख गया, ठीक कर लेते हैं। corresponding to a fixed composition। This is the fourth point। तो ये बच्चों फोर्थ पॉइंट जो है वो मेन पॉइंट से जो हमें याद रखने। अब दो तरह के एजियोट्रोप होते हैं,
उनको भी लिख लो। हम लोगों ने जो बनाया था दैट वाज अ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप, ऐसे एक मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप भी रहता है, तो उसको भी लिख लेते हैं। कॉपी में बीचों बीच में लिखिएगा एजियोट्रोप, और उसको 2 ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम लोग। ओके, तो एक लिखेंगे बच्चों मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप, और दूसरा लिखेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट azeotrope. One is the minimum boiling point azeotrope and another is maximum boiling point azeotrope. क्या होता है देखें एक एक करके। इनको क्या करते हैं बच्चों, सेपरेट भी कर देते हैं, इस 2 कॉलम्स में डाल देते हैं। तो जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप आता है वो ऐसे रियल सॉल्यूशन में बनता है जो पॉजिटिव डेविएशन वाला रियल सॉल्यूशन है ना। सो इट इज अ रियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। और यहां क्या लिखेंगे, अब ठीक इसी का उल्टा देखो, जैसे आपको याद होगा कि हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को इस तरह से बनाए थे, तो ये क्यों बना था, क्योंकि अपना जो वेपर प्रेशर था वो ऐसे बना था, है ना। सो दिस इज वेपर प्रेशर पॉजिटिव डेविएशन, तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया था टीबी, नीचे चला गया था। वेपर प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट घटता है। अब अगर हम कोई नेगेटिव डेविएशन देखें तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वेपर प्रेशर का। तो इसके करस्पॉन्डिंग जब आप बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एज वेपर प्रेशर डिक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। सो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट विच इज द मैक्सिमम वैल्यू, उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका सॉल्यूशन होगा वो एजियोट्रोप की तरह काम करेगा। तो यहां पे लिख लें, सब कुछ मैकेनिज्म वही है जो भी हमने समझा। सो इट इज a real solution with negative deviation. ये एक रियल सॉल्यूशन है जिसमें कि नेगेटिव डेविएशन। दूसरा पॉइंट देखिए, इस एजियोट्रोप के इस एजियोट्रोप का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उस रियल सॉल्यूशन का मिनिमम पॉसिबल बॉइलिंग पॉइंट होता है, और इस एजियोट्रोप का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, उस रियल सॉल्यूशन का मैक्सिमम पॉसिबल बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसका मतलब समझो क्या है, जैसे यहां पर हमने देखा था कि दिस वाज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टीए एंड दिस वाज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टीबी। तो ये जो एजियोट्रोप बनता है तो ये टीए टीबी दोनों से कम होता है, और यहां जैसे ये हो गया टीए बॉइलिंग पॉइंट एंड दिस इज टीबी बॉइलिंग पॉइंट, तो इस एजियोट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट बच्चों दोनों से ज्यादा होगा, है ना। टीए और टीबी दोनों में जो बड़ा है उससे भी बड़ा आएगा, तो ये बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो यहां पे लिखेंगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट आता है यहां पर दैट इज लेस देन
द मिनिमम ऑफ TA, TB, यानी दोनों में जो छोटा है उससे भी छोटा बॉइलिंग पॉइंट आएगा। और यहां पर क्या आएगा, चूंकि ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है, सो दिस इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ TA एंड TB। दोनों में जो बड़ा बॉइलिंग पॉइंट है उससे भी बड़ा बॉइलिंग पॉइंट आएगा। सो दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड पॉइंट, जो हमें एजियोट्रोप में लिखना होगा, अब ठीक वैसे ही वेपर प्रेशर है। जैसे ये बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपने लिखा, तो बॉइलिंग पॉइंट दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम। ऐसे वेपर प्रेशर क्या होगा, दोनों के वेपर प्रेशर से भी ज्यादा, है ना। तो अगर वेपर प्रेशर की बात करेंगे, सो दिस इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ PA नॉट, PB नॉट, यानी कि जो दोनों का वेपर प्रेशर होगा उससे भी ज्यादा आएगा। यहां पर क्या है, उल्टा है, वेपर प्रेशर कम हो गया, सो वेपर प्रेशर इज लेस देन, दोनों में जो छोटा है उससे भी इसका वेपर प्रेशर छोटा होगा, यानी कि प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर है उससे भी इस एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम आता है। ठीक, बस हो गया। पॉजिटिव डेविएशन है तो कोई ऐसे भी लिख सकता है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, बात वही है। हो गया बच्चों, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, पहले मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं, मतलब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हो गया, ये लिख लेते हैं यहां पर कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मतलब पॉजिटिव डेविएशन होगा ये, और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मतलब ये नेगेटिव डेविएशन होगा। ठीक, सो फर्स्ट एग्जांपल इज, इफ यू टेक अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड एथेनॉल हैविंग 95.97% अल्कोहल, है ना। एथेनॉल इज अल्कोहल। आप एकदम कंस्टिट्यूएंट्स इस तरह से याद रखने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा बहुत याद रहेगा दिमाग में तो काम चल जाएगा। सो दिस इज अ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। तो इसमें होता क्या है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आता है सॉल्यूशन का, जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आता है, वो बॉइलिंग पॉइंट कुछ हो जाता है बच्चों से 78, ऑलमोस्ट 78.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब जैसे इसके दो कंस्टिट्यूएंट हैं, वाटर है और अल्कोहल है, तो अगर हम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखें तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो वाटर से तो कम ही हो गया। और अगर अल्कोहल इस एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है लगभग 353 केल्विन। तो 353 में जरा 273 घटाओ, कितना आएगा, 353 माइनस, हाँ, लगभग 80 डिग्री सेल्सियस। तो देखो, ये जो एजियोट्रोप बना उसका बॉइलिंग पॉइंट अपने दोनों कंस्टिट्यूएंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो गया, है ना। तो यही लॉजिक है इस एजियोट्रोप का। जैसे यहां पर देखें, फर्स्ट एग्जांपल करें अगर हम, तो यहां बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंस्टिट्यूएंट से ज्यादा आना चाहिए। सो कंसीडर अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसमें जो HCl होना चाहिए दैट इज ऑलमोस्ट 80%, और टू बी प्रिसाइज 79.8% HCl। तो 79.8% HCl तो ज्यादा हो जाएगा, 79.8% वाटर रहता है। तो यहां पर क्या हो जाता है, यहां जो बॉइलिंग पॉइंट आता है सॉल्यूशन का, दैट बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलमोस्ट 108 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ये H2O और HCl दोनों के बॉइलिंग पॉइंट को एक्सीड करेगा, दोनों से ज्यादा हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल जैसे हमने ले लिया कि वाटर बेस्ड सॉल्यूशन है, अनदर एसिड, नाइट्रिक एसिड,
उसमें जो वाटर रखो लगभग 68% ऑफ वाटर रहे अगर, तो यहां पर जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा लगभग 125.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा, वाटर और HNO3 दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाएगा। एक यहां भी लिख लेते हैं, से अनदर एग्जांपल इज pyridine का सॉल्यूशन, वाटर बेस्ड सॉल्यूशन, सो दिस इज pyridine। और इस pyridine में या इस सॉल्यूशन में जो pyridine का परसेंटेज है दैट इज 57% ऑफ pyridine। तो यहां पर जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आएगा ऑफ सॉल्यूशन, सो दैट बॉइलिंग पॉइंट must be less than boiling point of both of them, so it comes almost 92.6 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये भी क्या हो जाता है, वाटर से तो कम हो ही गया, pyridine के बॉइलिंग पॉइंट से भी ये बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। तो ये हो गया आपका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट्स के एग्जाम्पल। एक अल्कोहल का सॉल्यूशन ले लिया, pyridine का सॉल्यूशन ले लिया, और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, दोनों एसिडिक सॉल्यूशन ले लिए, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट देखो 100 से ज्यादा हो जा रहा है, यहां 100 से रिड्यूस हो जा रहा है। ओके, सो विद दिस टॉपिक इज मोर देन फिनिश्ड आई थिंक। थैंक यू बच्चों।